हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? टेक्नो शिक्षा आज आपके लिए आपकी क्लास 11th हिस्ट्री का चैप्टर 3 का पार्ट 3 लेके आया है। तो सभी क्लास 11th के बच्चे और सभी कंपटीशन एग्जाम्स की तैयारी करने वाले बच्चे, चाहे आप दिल्ली पुलिस, एसएससी, डीएसएसबी से लेकर यूपीएससी तक कोई भी एग्ज़ाम तैयार कर रहे हो, तो आपकी एनसीईआरटी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो ध्यान से देखें अपनी क्लास 11th हिस्ट्री का चैप्टर 3, मैंने कहा जिसका नाम है 3 महाद्वीपों में फैला साम्राज्य। अगर आपने ये चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब का बटन दबाना ना भूलें। ओके, शुरू करते हैं आज का चैप्टर। इसमें आज हम जो टॉपिक करने जा रहे हैं उसमें पहला टॉपिक है तीसरी शताब्दी का संकट, द थर्ड सेंचुरी क्राइसिस। क्या था तीसरी शताब्दी में संकट? कहता है पहली और दूसरी शताब्दियां शांति, समृद्धि और आर्थिक विस्तार का प्रतीक थी। यानी कि जो फर्स्ट और सेकंड सेंचुरी थी, इस समय पे था पीस, प्रॉस्पेरिटी और इकोनॉमिक एक्सपेंशन हुआ था, आर्थिक विस्तार, यानी कि लोग समृद्ध थे। कहता है तीसरी शताब्दी आंतरिक तनाव को बड़े संकेत लेकर आगे आई। जब तीसरी शताब्दी शुरू हुई तो बहुत ही सारी जो आंतरिक तनाव है वो क्रिएट हुए। कहता है 230 के दशक से, दशक मीन्स डिकेड मीन्स 10 साल का ग्रुप, तो 10 साल को दशक कहा जाता है। जैसे 100 साल को हम शताब्दी कहते हैं, 1 साल को वर्ष कहते हैं, 10 साल को दशक कहते हैं। तो 230 के दशक से मीन्स 230 से 239 यानी 240 तक के बीच का जो पीरियड है उसको हम 230 का दशक कहते हैं। कैसा? 230 के दशक से साम्राज्य ने स्वयं को कई मोर्चों पर संघर्ष करता पाया। कई जो मोर्चे हैं वहां पर संघर्ष करता पाया साम्राज्य ने। कहता है 225 ईस्वी में क्या हुआ? 225 में ईरान में एक अपेक्षाकृत अधिक शक्तिशाली वंश उभर कर आगे आया। शक्तिशाली खूंखार एक वंश उभर कर आया। क्या नाम था जिसका? कहता है ससैनियन डायनेस्टी। ठीक है, न्यू एंड मोर एग्रेसिव डायनेस्टी। कहता है ये जो है वंश केवल 15 साल के अंदर तेजी से फरात की दिशा में फैल गया। जो फरात नदी आपको बताई थी उसकी दिशा में फैल गया। एक प्रसिद्ध शिलालेख जो एक हमारा रॉक इंस्क्रिप्शन है, कहता है जो कि 3 भाषाओं में खुदा था। इसमें ईरान के शासक शापुर फर्स्ट ने दावा किया कि उसने 60,000 रोमन सेना का सफाया कर दिया। ठीक है, इसमें दावा किया गया है कि उसने 60,000 रोमन सेना का सफाया कर दिया और रोम साम्राज्य का जो पूर्वी राजधानी एंटियोक वहां पर भी कब्जा कर लिया। तो मैंने कहा जो ये ईरान में ससानियन डायनेस्टी आई बड़ी खूंखार, 60,000 रोमन उसने सेना का सफाया कर दिया, दावा करता है। इसका जो शासक शापुर फर्स्ट था और पूर्वी राजधानी एंटियोक तक पे ये कब्जा करने की बात करता है। कहता है कई जर्मन मूल की जनजातियों अथवा राज्य समुदायों ने राइन और डैन्यूब की सीमाओं की ओर बढ़ना शुरू कर दिया, यानी अपना विस्तार कर रहे हैं आगे तक, यूरोप के पार्ट्स तक। कहता है 233 से 280 तक की अवधि में प्रांतों की पूरी सीमा पर बार बार आक्रमण हुए, बार बार यहाँ पर अटैक हो रहे हैं, आक्रमण हो रहे हैं। ठीक है, रोमवासियों को डैन्यूब से आगे का क्षेत्र छोड़ने के लिए लाचार होना पड़ा। इनको छोड़ना पड़ा डैन्यूब से आगे का जो अपना क्षेत्र है रोमवासियों को। ओके, कहता है जबकि इस काल के सम्राट लगातार उन लोगों के विरुद्ध युद्ध करते रहे जिन्हें रोमवासी क्या कहते थे? बारबेरियन, यानी विदेशी बर्बर जनजाति। तो ये इन लोगों से संघर्ष करते रहे, युद्ध करते रहे बार बार। और तीसरी शताब्दी में अनेक सम्राट कम समय के लिए। कहता है जो थर्ड सेंचुरी है इसमें खास बात है 47 सालों में 25 सम्राट बदल गए। देखिए कितने कम पीरियड के लिए आ रहे हैं। पहले एक एक राजा 47 साल शासन कर जाता था। कहता है अब 47 साल में 25 सम्राट बदल गए हैं, तो जो इस बात का स्पष्ट सूचक है कि इस काल में साम्राज्य को बेहद तनाव की स्थिति से गुजरना पड़ा। इससे हम कह सकते हैं कि इस समय में बड़ी क्राइसिस आ रहे थे सत्ता में। लिंग, साक्षरता और संस्कृति, यानी जेंडर, लिटरेसी और कल्चर, इस टॉपिक में हम देखते हैं। हम बात करते हैं सबसे पहले इसमें स्ट्रक्चर ऑफ फैमिली का स्ट्रक्चर कैसे था। कहता है रोमन साम्राज्य में उन दिनों सबसे खास विशेषता क्या थी? परिवार था न्यूक्लियर मीन्स मैंने कहा एकल परिवार का प्रचलन था। ठीक है, सिंगल जो रहते थे। एकल परिवार किसे कहते हैं? एक होता है हमारा ज्वाइंट फैमिली, एक होता है न्यूक्लियर फैमिली। आप सभी लोग समझते हैं ज्वाइंट फैमिली में जिसमें दादा दादी से लेकर सभी पूरा परिवार एक साथ रहता है,
और न्यूक्लियर फैमिली जहाँ पर आप और अपने बच्चों के साथ आप रहते हैं उसे न्यूक्लियर फैमिली कहा जाता है। कहता है वयस्क भाई भी बहुत कम साझे परिवार में रहते थे। जो भाई एडल्ट हो जाते थे वो भी परिवार में बहुत कम रहा करते थे। और खास बात क्या थी, इस समय जो दास थे, स्लेव्स, उनको परिवार में शामिल किया जाता था, परिवार का एक हिस्सा माना जाता था दासों को। ठीक है, चले आगे। फिर कहता है स्टेटस ऑफ वुमेन इन रोमन एम्पायर, रोमन साम्राज्य में महिलाओं की क्या स्थिति थी, इस पे चर्चा करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं पॉजिटिव एस्पेक्ट, क्या सकारात्मक स्थिति थी। कहता है रोमन साम्राज्य में जो महिलाएं हैं उनका पिता की संपत्ति में अधिकार होता था, ये एक पॉजिटिव एस्पेक्ट है। ठीक है, दूसरा कहता है महिलाओं को पिता के साथ में पति की संपत्ति में भी अधिकार मिलता था। ओके, फिर कहता है महिलाओं को शादी के बाद पति से तलाक देने में पुरुषों के समान अधिकार था, मतलब सेम जो अधिकार थे तलाक के लिए पुरुषों और महिलाओं के सेम राइट थे। जैसे कि ऐसा नहीं था कि पुरुषों को महिलाओं से अधिक अधिकार मिल रहे हों, दोनों को सेम राइट थे, दोनों में से कोई भी तलाक दे सकता था, जो चाहे वो तलाक दे सकता था इजीली। तो कहता है दोनों को ही समान अधिकार थे महिलाओं और पुरुषों को तलाक देने के लिए। फिर कहता है विवाह के बाद महिला का दहेज उसके पति के पास चला जाता था, पर महिला अपने पिता की मुख्य उत्तराधिकारी भी होती थी। ठीक है, वुमेन वाज द मेन हेयर ऑफ द फादर। कहता है पिता की मृत्यु के बाद उसकी संपत्ति की स्वतंत्र मालिक बन जाती थी महिला। ओके, अब देखते हैं नकारात्मक यानी नेगेटिव एस्पेक्ट क्या थे। कहता है महिलाओं की स्थिति रोमन साम्राज्य में। अब हम इसके नकारात्मक प्रभाव देखते हैं। कहता है परिवारों में महिलाओं की अपेक्षा पुरुषों का प्रभुत्व था। ठीक है, पुरुषों का प्रभुत्व था। ओके, ये कहता है डोमिनेटेड बाय मैन। महिलाओं और पुरुषों में विवाह की आयु में अधिक अंतराल था, गैप ज़्यादा था। जो मैन मैरिड एट द एज ऑफ 28 to 32 वाइल वुमेन मैरिड एट द एज ऑफ 16 to 23। कहता है विच एनकरेज्ड इन इक्वेलिटी, ये असमानता को बढ़ावा देता था कि पुरुषों की शादी की एज तो है 28 से 32 और महिलाओं की शादी की एज 16 से 23। काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है पुरुषों और महिलाओं में। अब पुरुष और महिलाओं की आयु में अंतर होगा तो वो अंतर उसमें क्या आता था, असमानता को बढ़ावा देता था। फिर कहता है हस्बैंड्स यूज टू टॉर्चर वाइफ, पति जो है पत्नी पर अत्याचार करते थे। इसके भी हमें कई सबूत मिले हैं। कहता है द ग्रेट कैथोलिक बिशप अगस्टिन, जो अगस्टिन है महान कैथोलिक बिशप, वो बताते हैं his mother was regularly beaten by his father and that most other wives in the smaller town where he grew up had similar bruises to show। कहता है उनकी जो माँ है उनके पिता द्वारा डेली उनकी पिटाई होती थी। बचपन से वो देख रहे हैं कि उनकी माँ को उनके पिताजी के द्वारा पीटा जा रहा है। और उनकी माँ ही नहीं, उनकी जो छोटी सी कॉलोनी है वहाँ पे छोटे से नगर में जितनी भी पत्नियाँ हैं इस तरह कहता है पिटाई के निशान अपने शरीर पे लगे हुए दिखाया करती थी कि लो जी कल मैं पिट गई, कल मैं पिट गई, डेली कोई ना कोई पिटे जा रही है। फिर कहता द फादर हैड अथॉरिटी ओवर चिल्ड्रन, बच्चों पर पिता का अधिकार होता था। ठीक है, महिलाओं नहीं, पिताओं का अधिकार होता था। तो ये थी हमारी महिलाओं की स्थिति नकारात्मक। अब हम आते हैं साक्षरता की बात करते हैं, लिटरेसी। साक्षरता, कहता है साक्षरता की दरें साम्राज्य के अलग अलग भागों में अलग अलग थी। ठीक है, जो पार्ट थे वहाँ पर जो साक्षरता है अलग अलग तरह से थी, पर कामचलाऊ जो साक्षरता है वो व्यापक रूप से विद्यमान थी। कैजुअल लिटरेसी तो हर जगह थी ही थी। कहता है पोम्पई की जो मुख्य गलियाँ, पोम्पई जो यहाँ शहर है, कहता है इसकी मुख्य गलियों की दीवारों पर अंकित विज्ञापन, यहाँ की दीवारों पर विज्ञापन लगे हुए हैं और समूचे शहर में ये अभिलेखन, कहता है समूचे शहर में अभिलेखन पाए गए हैं। तो इस तरह जगह वो जो आपके क्या नाम है एडवर्टाइजमेंट्स मिलते हैं और इस तरह आपके अभिलेखन है। तो इससे पता लगता है कि काम चलाऊ जो साक्षरता थी वो तो रही ही होगी, लोग इतना तो पढ़ ही लेते थे। कहता है कुछ वर्गों के लोगों में साक्षरता दर अधिक व्यापक थी, पर कुछ ग्रुप्स थे जो कि ज़्यादा पढ़े लिखे थे, ज़्यादा साक्षर थे, जैसे कि कहता है सैनिक, फौजी अफसर और स्टेट मैनेजर। ठीक है, अगला पार्ट हम देखते हैं। इसमें हम कहता है सांस्कृतिक गतिविधि, हम पढ़ रहे थे लिंग संस्कृति, है ना। अब आते हैं, कहता है सांस्कृतिक विविधता। ठीक है, कल्चरल डाइवर्सिटी, क्या विविधता थी संस्कृति में। कहता है रोमन साम्राज्य में सांस्कृतिक विविधता कई रूपों और स्तरों पर दिखाई देती है, अलग अलग लेवल्स पे हमें डाइवर्सिटी दिखाई देती है।
इन द वेस्ट डाइवर्सिटी ऑफ रिलीजियस कल्ट्स एंड लोकल डेटीज, धार्मिक संप्रदायों और स्थानीय देवी देवताओं की भरपूर विविधता, अलग अलग इसमें देवी देवता पाए गए हैं जो आपके लोकल डेटीज हैं। तो धार्मिक संप्रदाय और स्थानीय देवी देवताओं की हमारे को विविधता मिलती है। बोलचाल की विभिन्न भाषाएं, हर जगह पर अलग अलग बोलचाल की भाषा प्रयोग की जा रही है, यहाँ भी विविधता है भाषा में। वेशभूषा की विविध शैलियाँ, अलग अलग तरह के ड्रेसेज एंड कस्ट्यूम्स हैं, ठीक है, कॉस्ट्यूम्स और ड्रेसेस जो हैं वो अलग अलग है, इसमें भी आपको विविधता दिखाई दे रही है। डिफरेंट फूड्स, खाने अलग अलग तरह के अलग अलग जगह पे खाए जा रहे हैं। कहता फॉर्म्स ऑफ सोशल ऑर्गेनाइजेशन, सामाजिक संगठनों के रूप अलग अलग हैं, जनजातीय और अन्य में, ट्राइबल और नॉन ट्राइबल में। फिर कहता है डिफरेंट पैटर्न्स ऑफ देयर सेटलमेंट्स, उनकी बस्तियां जो हैं वो अलग अलग तरह की हैं। ओके, विभिन्न भाषाएं बोली जा रही हैं, कहता है विभिन्न भाषाएं बोली जाती हैं। डिफरेंट लैंग्वेजेज वर स्पोकन, जैसे कि कहता है मिस्र में बोली जा रही है कॉप्टिक। कौन सी? कॉप्टिक। कॉप्टिक लैंग्वेज कहाँ बोली जा रही है? मिस्र में। कहता है नॉर्थ अफ्रीका में प्यूनिक और बर्बर, प्यूनिक एंड बर्बर। और स्पेन एंड नॉर्थ वेस्ट में बोली जा रही है सेल्टिक। केल्टिक यानी ये आपका लिखे गए हैं, ठीक है। तो विभिन्न भाषाएं, डाइवर्सिटी भाषाओं में है, ड्रेसेस में है, मैंने कहा खाने में है, देवी देवताओं में है। तो यहाँ पर कल्चरल डाइवर्सिटी में बहुत ज़्यादा मिली है। कहते हैं लेकिन इनमें बहुत सी भाषाई संस्कृतियाँ पूर्णतः मौखिक थी। बहुत सी भाषाएं मिली है पर जो ज़्यादातर है वो कैसी है? मौखिक और ओनली। कहता है बहुत अर्मेनियाई भाषा का लिखना भी बहुत देर बाद, जो अर्मेनियाई लैंग्वेज भी है इसका जो स्क्रिप्ट है, रिटर्न फॉर्म है, वो भी कई समय बाद शुरू हुआ। कहता है 5वीं शताब्दी में, 5th सेंचुरी में शुरू हुआ, ठीक है। कहता है बाय द मिडल ऑफ द 3rd सेंचुरी द बाइबल हैड बीन ट्रांसलेटेड इनटू द कॉप्टिक लैंग्वेज। जो 3री शताब्दी के मध्य तक बाइबल का कॉप्टिक भाषा में अनुवाद हो चुका था। बाइबल को कौन सी भाषा में लिखा गया था? कॉप्टिक भाषा में। कहता द स्प्रेड ऑफ लैटिन डिस्प्लेस्ड द रिटन फॉर्म ऑफ लैंग्वेजेस दैट वर अदरवाइज वाइड स्प्रेड इन मैनी प्लेसेस। जो लातिनी भाषा है, लैटिन लैंग्वेज, इसका प्रसार जगह जगह हुआ और इसने किसका रूप ले लिया? जो वहाँ की छोटी छोटी जो भाषाएं फैली हुई थी उनका तोड़ करके इसने उन सब की जगह ले ली लैटिन लैंग्वेज ने, ठीक है। अब हम अगला टॉपिक देखते हैं। लिंग साक्षरता संस्कृति हमने करा। पहले हम टॉपिक हमने देखा 3री शताब्दी का संकट, फिर हमने देखा लिंग साक्षरता और संस्कृति। अब हम देखते हैं इकोनॉमिक एक्सपेंशन, आर्थिक विस्तार। आइए आर्थिक विस्तार में हम देखते हैं पहला पॉइंट कहता है मजबूत आर्थिक ढांचा। इस समय क्या पाया गया? सब्सटेंशियल इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर मिलता है। तो ये आर्थिक ढांचा जो है उस समय का मजबूत। कहता है रोम साम्राज्य में बंदरगाह, जो हार्बर्स, खाने, खादाने, ईंट भट्टे और जैतून की तेल फैक्ट्रियाँ, ये सब काफ़ी मात्रा में थी, जिससे हम कह सकते हैं कि वहाँ का आर्थिक ढांचा काफ़ी मजबूत था। ओके, हाँ जी, वेरी गुड। दूसरा पॉइंट हम कहते हैं प्रमुख व्यापारिक मदे, मेजर ट्रेड आइटम्स। कौन कौन सी ट्रेड आइटम्स मिली है? कहता है वीट यानी गेहूँ, अंगूरी शराब, जैतून का तेल मुख्य व्यापारिक मदे थी। ये थी यहाँ की मेन जो आपका ट्रेड जिनमें हो रहा है। कह रहे ये प्रमुखता स्पेन, गैलिक जो प्रांत है, उत्तरी अफ्रीका, मिस्र और अपेक्षाकृत कम मात्रा में इटली से भी आता था। सारा सामान कहाँ कहाँ से आ रहा है इसने ये आपको बताया। फिर कहता है एम्फोरा। एम्फोरा इंपॉर्टेंट हो जाता है। एम्फोरा में क्या कहता है? शराब, जैतून का तेल और जो अन्य लिक्विड जो है उनकी ढुलाई जिन मटकों या कंटेनरों में होती थी उन्हें कहते थे एम्फोरा। तो शराब, जैतून का तेल या अन्य जो लिक्विड हम जिस चीज़ में लेके जा रहे हैं कहते हैं उनको कहते थे एम्फोरा। ओके, हाँ जी, आगे आते हैं। कहता है ड्रेसल 20। ड्रेसल 20 क्या है? स्पेन में जैतून का तेल मुख्य रूप से ऐसे कंटेनरों में लाया जाता था जिन्हें ड्रेसल 20 कहते हैं। अब जो स्पेन में जैतून का तेल लाया जा रहा है वो कैसे ड्रमों में लाया जा रहा है? कहता है उन्हें कह रहे हैं ड्रेसल 20। ओके, तो कहता है ड्रेसल 20 जो नाम है, ये नाम कैसे दिया? हेनरिक ड्रेसल जो थे, ये पुरातत्वविद थे, इनके नाम पे इसका नाम ड्रेसल 20 रखा गया है, ठीक है। ओके, वेरी गुड। जो हेनरिक ड्रेसल है, इन्होंने ही इन कंटेनरों का रूप सुनिश्चित किया था कि भाई ये कंटेनर इस तरह का यूज किए जा रहे हैं। तो इन हेनरिक ड्रेसल के नाम पर ही ड्रेसल 20 नाम दिया गया। अगला पॉइंट हम देखते हैं आर्थिक विस्तार में। कहता है भूमध्य सागरीय क्षेत्र का आर्थिक जीवन, इकोनॉमिक लाइफ ऑफ द मेडिटेरियन।
ठीक है। कहते हैं ड्रेसल 20 नामक कंटेनरों के अवशेष, जो अवशेष हैं भूमध्य सागरीय क्षेत्र के उत्खनन स्थलों पर पाए गए हैं। जो भूमध्य सागरीय क्षेत्र में जो साइट्स हैं जहां पर उत्खनन किया गया है वहां पर ड्रेसल 20 जो कंटेनर है वो पाए गए हैं। इससे हम आइडिया लगाते हैं कि स्पेन का जो जैतून का तेल है उसका प्रसार काफ़ी जगह तक था, यहाँ तक उसका प्रसार था। ठीक है, काफ़ी मात्रा में लाया जा रहा था। कहता है 425 ईस्वी के आसपास उत्तर अफ्रीका के तेल उत्पादकों ने स्पेन की बराबरी कर ली। 425 ईस्वी की बात कर रहा है। जो नॉर्थ अफ्रीका है उसने तेल उत्पादकों ने, उसके जो तेल उत्पादक है उन्होंने स्पेन की बराबरी कर ली। फिर कहता है एक्सेप्शनल फर्टिलिटी एरिया, असाधारण उर्वरता क्षेत्र। रोम साम्राज्य में ऐसे बहुत से क्षेत्र थे जो अपनी असाधारण उर्वरता के कारण बहुत प्रसिद्ध थे। ठीक है, अपनी फर्टिलिटी के कारण, उपजाऊपन। कौन कौन से कहता है? इटली में कैंपेनिया, मिस्र में फयूम। ओके, हाँ जी। आगे आते हैं, कहता है स्ट्रैबो एंड प्लिनी, जो ये राइटर हैं, ये जो लिखते हैं, कहता है इनके अनुसार यह सभी प्रदेश घनी आबादी वाले एवं सबसे धनी भागों में से थे। कि ये जो एरिया है ये घनी आबादी वाला है, पॉपुलस है और सबसे धनी भी है। ओके, कहता है कैंपेनिया में सबसे बढ़िया किस्म की अंगूरी शराब आती थी। कैंपेनिया से क्या आ रही है? सबसे बेस्ट किस्म की अंगूरी शराब, वाइन। और गैलीली में गहन खेती की जाती थी, डेंसली कल्टिवेटेड एरिया था गैलीली। फिर हम आते हैं, इसमें 7वां पॉइंट देखते हैं, आर्थिक विस्तार के अंदर जल शक्ति का प्रयोग। कहता है व्यापार में व्यापक स्तर पर भूमध्य सागरीय क्षेत्रों में जल शक्ति का प्रयोग किया जाता था। ठीक है, वाटर पावर। कहता है स्पेन की सोने और चांदी की जो खानें हैं यहाँ पर हाइड्रोलिक मशीन्स जो है माइनिंग में यूज की जाती थी। हाइड्रोलिक माइनिंग टेक्निक्स इन द स्पेनिश गोल्ड एंड सिल्वर माइंस यूज की जा रही है। ओके, जल शक्ति से ही खुदाई की जा रही है। कहता है पहली और दूसरी शताब्दियों में बड़े भारी औद्योगिक पैमाने पर इन खानों से खनिज निकाले जाते थे। ओके, यहाँ से बहुत ज़्यादा मिनरल्स निकाले जा रहे हैं। 8वां पॉइंट कहता है बैंकिंग स्ट्रक्चर, बैंकिंग व्यवस्था। रोमन ट्रेड वॉज अ वेल एस्टेब्लिश्ड कमर्शियल एंड बैंकिंग सिस्टम एंड मनी वॉज यूज्ड एक्सटेंसिवली। कहता है रोमन व्यापार सुगठित वाणिज्यिक तथा बैंकिंग व्यवस्था थी तथा धन का बड़े पैमाने पर प्रयोग होता था। तो बैंकिंग स्ट्रक्चर इनका काफी अच्छा था। कहता दिनारियस, ये भी इंपॉर्टेंट है। कहता रोमन व्यापार में सिक्कों का प्रचलन था जिसमें एक सिक्का था दिनारियस, चांदी का सिक्का, और इसका वजन होता था प्योर सिल्वर का 4.5 ग्राम का ये सिक्का होता था दिनारियस। आगे इसमें आखिरी पॉइंट देखते हैं आर्थिक विस्तार के अंतर्गत। कहता है भारत व रोमन व्यापार। तो रोमन व्यापार के बारे में क्या कहता है? इंडिया एंड रोम वर वाइडली ट्रेडेड, व्यापक स्तर पर व्यापार हो रहा था भारत और रोम के बीच। ब्लैक पेपर एंड सिल्क वर सेंट टू रोम फ्रॉम इंडिया, भारत से क्या भेजा जा रहा है रोम को? काली मिर्च और रेशम। और बदले में कहता है गोल्ड एंड अदर आइटम्स केम इन रिटर्न, बदले में सोना व अन्य चीजें आती थी। तो ये आर्थिक विस्तार था। अब इसका आज का पार्ट यहीं पे फिनिश करते हैं, जल्दी इसका 4th पार्ट लेके आते हैं। ओके, तब तक के लिए दोस्तों नमस्ते, बाय बाय। और फिर कहूँगा अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक का बटन ज़रूर दबाएं और अपने सभी साथियों को फॉरवर्ड करना ना भूलें। नमस्ते दोस्तों, बाय बाय।